नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 20 जुलाई संसद का मानसून सत्र और उससे पहले सत्ता के गलियारों में तेज हलचल है। करीब 1 घंटे तक चली एनडीए की महामंथन बैठक में सरकार ने सिर्फ रणनीति ही नहीं बनाई बल्कि संसद के लिए अपना रोड मैप भी लगभग तय कर लिया है। इस बार सरकार 7 बड़े बिलों के साथ सदन में उतरने जा रही है, जिनमें विदेशी चंदे पर सख्ती, वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण, शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार और ऐसे कई विधेयक शामिल हैं, जिन्हें मोदी सरकार अपने रिफॉर्म एजेंडा की रफ्तार से जोड़कर देख रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी चर्चा है परिसीमन को लेकर। हालांकि फिलहाल जारी विधायी एजेंडे में परिसीमन से जुड़े किसी बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्र के बीच सरकार कोई बड़ा सियासी दांव चल सकती है, और अगर परिसीमन से जुड़ा बिल सदन में आता है तो उसे पास कराने के लिए सरकार की रणनीति क्या होगी? क्या 2/3 बहुमत के बिना परिसीमन का रास्ता साफ हो पाएगा? क्या इस बड़े बदलाव पर संसद में सहमति बन पाएगी? बात आज इसी खास मुद्दे पर। और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से सुरेश गर्ग जी। स्वागत है सुरेश जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी है। स्वर्णिम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही विषय विशेषज्ञ गजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है सर। बेहद खास मुद्दा है और मैं शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपसे ही करना चाहूंगी। 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सबसे खास है ये 7 बिल जिसे लेकर आएगी सरकार। क्या वाकई में सिर्फ यही है एजेंडा, यही तैयारी, यही रणनीति है, या कुछ और भी है पर्दे के पीछे? देखो श्वेता जी, 20 जुलाई को मानसून सत्र चालू हो रहा है संसद का, तो मैं तो विपक्ष से यही उम्मीद करता हूं कि संसद चलने दे, हंगामा न करे और अपने मुद्दे उठाएं। जो भी मुद्दे हैं वो उठाएं, लेकिन हंगामा करना वो चीजें शोभा नहीं देती है। संसद को चलने दे। और जो भी विधेयक आ रहे हैं, 5 विधेयक जो आ रहे हैं वो जनता के हित में आ रहे हैं। इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल है, राष्ट्रीय सम्मान जो अपने वंदे मातरम से सम्मान से संबंधित विधेयक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बढ़ोतरी का विधेयक है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन से संशोधन संबंधित विधेयक है, एमएसएमई में संशोधन से संबंधित विधेयक, ये इस तरह के 5 विधेयक आ रहे हैं। तो मैं तो विपक्ष से यही उम्मीद करता हूं कि वो संसद को चलने दे, विधेयक पास होने दे। जनता के हित के विधेयक है, इसलिए मैं तो यही उम्मीद करता हूं, क्योंकि हंगामा नहीं करे। वैसे तो आज की तारीख में इंडी गठबंधन है नहीं, जो है वो भी उनके सब छोड़ के जा रहे हैं। डीएमके चला गया, आम आदमी पार्टी चली गई, टीएमसी चली गई, तो ये स्थिति इनकी है। तो 20 जुलाई को जो संसद का अधिवेशन चालू हो रहा है, मानसून अधिवेशन चालू हो रहा है, उसमें हमारे को उम्मीद है कि विपक्ष अपने अच्छे मुद्दे उठाएंगे और संसद को चलने देगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन स्वर्णिम जी, विपक्ष में होने के नाते क्या उम्मीद या क्या तैयारी आप लोगों की? क्योंकि एनडीए तो अपनी रणनीति बना रहा है, 7 अहम बिल की यहां पर बात भी की जा रही है कि जो इस मानसून सत्र में लाया जाएगा, लेकिन विपक्ष का नजरिया क्या है, तैयारी क्या है? क्योंकि आपके लिए भी ये सत्र बहुत अहम है। देखिए, बिल्कुल ये आम जनता के लिए भी सत्र बहुत अहम है। इस सत्र में बिल्कुल आम जनता के ही मुद्दे उठाए जाएंगे। जो जनता को लगातार चंदा चोरी के नाम पर आस्था की चोट हुई, वो मुद्दा भी उठाया जाएगा। जिस प्रकार से पेपर लीक हुए और जो सिस्टमेटिक जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसका ह्रास किया गया, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। जो आम जनता की गाड़ियां खराब हो रही हैं पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके, और जो कमर तोड़ महंगाई है, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। क्योंकि एक जमाना था जब 71 रुपए का पेट्रोल मिलता था, जबकि चरम पर क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल बाजार में थी, और आज उससे भी कम कीमत होने के बावजूद पेट्रोल जो है वो उससे ज्यादा 110 रुपए का मिल रहा है, और वो भी शुद्ध नहीं, वो भी 20% उसमें इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है। शुद्ध पेट्रोल तो 167 रुपए लीटर यहाँ पे बिक रहा है। आप बताइए, इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो लगातार SC, ST, OBC वर्ग पर प्रहार हो रहा है, इन मुद्दों को उठाया जाएगा। बिल्कुल ये सारे मुद्दे उठाएंगे। इन जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, सांसदों को डराया धमका करके अपनी ओर किया जा रहा है, ये सारे मुद्दे जो जनता के हैं, ये सारे उठाए जाएंगे। हाँ, कुछ बिल ऐसे हैं जिनमें संविधान संशोधन की आवश्यकता है, चाहे FCRA का हो, उसका हम विरोध करेंगे। क्योंकि जो थिंक टैंक हैं, जो पॉलिसी मेकिंग के साथ में फीडबैक देते हैं सरकार को, जो सरकार लेना नहीं चाहती, सरकार की पॉलिसीज का सर्वे करके सच्चाई सामने रखते हैं, सरकार उसको रोकना चाहती है। और ये चाहती है कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में मुद्दों के लिए काम करने वालों को ही फंडिंग मिले। बिल्कुल उस चीज का विरोध करेंगे, क्योंकि आप
अगर कोई गलत है तो गलत करो, लेकिन कानून बना करके जो सही काम कर रहा है उसके सही काम को आप रेस्ट्रिक्ट मत करो। ये सरकार कर रही है क्योंकि इनको अपनी सरकार बचानी है, जनता के सामने जवाबदेही से बचना चाहते हैं, तो इनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसमें भी अमेंडमेंट होगा, तो उसके लिए भी हम विरोध करेंगे, यह बिल्कुल किया जाएगा। और संख्या बल है, क्योंकि किसी भी बिल को पास करने के लिए 272 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो सिटिंग एमपीज हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनकी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। पहले भी सरकार नहीं जुटा पाई और अब भी नहीं जुटा सकती है, भले ही कितनी पार्टी तोड़ी हो, टीएमसी के सांसद तोड़े हों, शिवसेना यूबीटी के सांसद तोड़े हों, एनसीपी के पास गए हों, लेकिन वो संख्या बल अब भी इस सरकार के पास नहीं है। और आम जनता के मुद्दे जो दुख तकलीफें और परेशानियां हैं, महंगाई से लेकर के करप्शन तक के, वो कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष उठाएगा। ठीक है, मैं इससे आपसे जवाब लूंगी बाद में। गजेंद्र सिंह जी का रुख करना चाहूंगी, विषय का बस। गजेंद्र जी, आपने सुना, देखिए 7 अहम बिल हैं जो सरकार लाने की तैयारी में है। बीजेपी की तरफ से क्या तैयारी, तो कांग्रेस भी, विपक्ष की हम बात कर ले तो वो भी पूरी तरह से तैयार है कि विरोध करने के लिए, क्योंकि वो सहमत नहीं रहेगा। लेकिन गजेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये जो मिशन 2/3 सरकार का है कितना कामयाब हो पाएगा? 7 अहम बिल, लेकिन इसके साथ ही साथ परिसीमन को लेकर भी जो सवाल है, परिसीमन बिल को लेकर, हालांकि इसका जिक्र नहीं हुआ मीटिंग में, तो आपको क्या नजर आता है, क्या इसे इस मानसून सत्र में लाया जाएगा, जो कि चर्चाओं में रहा है, विवादों में रहा है, सवाल भी बहुत उठे? श्वेता जी, मुझे लगता है कि शायद हम लोग इस पे डिस्कशन, मेरे ख्याल से दोनों पार्टी के लोग बैठे हैं, वो इन पे चर्चा भी कर रहे हैं कि विपक्ष क्या चाहता है और सत्ता पक्ष क्या चाहता है जी। मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण लगा वो थोड़ा सा अलग हटके एंगल है। अगर हम लोग इन 7 में से देखें तो 3 ऐसे बिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट का अमेंडमेंट बिल है, वो 1956 के बाद में अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि दूसरा जो बिल हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ राइट्स का जो बिल है 1969 के बाद में, उसमें अभी तक कुछ भी अमेंडमेंट नहीं हुआ। तीसरा जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट बिहेवियर ऑनर की जो नेशनल ऑनर की जो बात हो रही है, वो 1971 के बाद में अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो मुझे जो लग रहा है ना कि सत्ता पक्ष और भले ही विपक्ष की जो जंग जारी रहे, पर आज तक कुछ ऐसे बिल है, आजादी के बाद में पहली बार 2026 में ये सत्ता पक्ष की सरकार जो है उनको ला रही है। तो मैं तो ये मानता हूं कि हम इसे विडंबना बोलें, पैरवी बोलें, कि देश की आजादी के बाद में भी लोक नीति और लोगों से जुड़े हुए बिल को आज तक पिछली सरकारों ने संसद के पटल पे रखना उचित ही नहीं समझा। जी बिल्कुल सर। गजेंद्र जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जिक्र किया। आपको लगता है कि इस बार सदन चल पाएगा या ऐसे ही नजर आ रहा है कि वही एक दूसरे पर सवाल हो, हंगामा और फिर हंगामे की भेंट चढ़ना, जब पहले से ही तय कर रखा है कि करना क्या है हमें? देखो, मुझे जहां तक लगता है ना, जब हम लोग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की बात करते हैं, वो भले ही सत्ता पक्ष का भी वही देखना है और विपक्ष के लोग भी वही देखना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि बजाय इनके हंगामा करके हम लोग बिल को डिले करना, निगलेक्ट करना, इसकी बजाय ये होता है कि हम लोग कैसे डायलॉग फ्रेंडली बातें करें और सत्ता के साथ में समन्वय करके वो जो चीजें वास्तव में जो शायद कांग्रेस के लोग भी अपने माध्यम से सांसद में रखना चाह रहे हैं, क्या उन्हें नहीं लगता कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वहां के 10 लाख लोग या 20 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेशन को उन्हें उचित समय, बिना समय गवाए हुए रखने का उनका मन नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अदिति का मैं रुक करना चाहूँ, अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, सबसे पहले तो अदिति ये समझना चाहेंगे, एनडीए की बैठक थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या इस बैठक में परिसीमन पर चर्चा हुई, और अगर हुई तो इसे एजेंडे से बाहर क्यों रखा गया, या नहीं हुई तो क्या 20 सत्र में परिसीमन लाकर विपक्ष को चौंका सकता है, या कुछ अलग रणनीति सत्ता पक्ष की तरफ से हो सकती है इसे लेकर? देखिए, बिजनेस में तो आपने देखा कि कौन कौन से बिल आए। बिजनेस की अगर बात करें तो बहुत सारे बिल आए हैं, जिसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो FCRA का बिल है, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी करने वाला है। बहुत कमेटी की बैठक वगैरह हुई है उसको लेकर, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस की बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो सरकार के अगर इसको बहुत ढंग से संशोधन को पढ़ेंगे तो उसमें कांग्रेस के लिए बहुत दिक्कत वाला बिल है। इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ MSME डेवलपमेंट, इसको भी अगर बारीकी समझे, तमाम बिल जैसे
बर्थ एंड डेथ रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट का अमेंडमेंट बिल है, नंबर ऑफ जजेस इंपॉर्टेंट बिल है, विकसित भारत शिक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, पॉलिटिकल बिल है, इसको अगर उसके लिहाज से देखा जाए वंदे मातरम पॉलिटिकल बिल है, तो प्रिवेंशन ये सारी बातें आ गई। लेकिन अंदरूनी, अच्छा आपको सबसे पहले बता दूं, जब 370 वाली बात आई थी जब जम्मू कश्मीर की, उस दिन भी 5 अगस्त को 2019 में तो हम लोग पार्लियामेंट कवर कर रहे थे, तो उस दिन भी वो तो कैमरे ने कैप्चर कर लिया कि अमित शाह क्या बिल लेकर आए हैं। उस दिन तक भी बिल नहीं बताया गया। एक अलग तरीके की प्रथा है कि अब तुरंत दिया जाता है, नहीं तो पहले क्या होता था, इंटीमेशन होता था, सांसद बिल पढ़ते थे, लेकिन अब क्योंकि डिजिटल हो गया तमाम चीजें, और एक अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अभी मैं सुन रही थी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे थे कि पिछली बार भी बिल गिर गया। सबसे पहले तो मैं बॉटम लाइन बता दूं, इस बार महिला आरक्षण बिल आएगा, और भी खुलकर बता दूं तो महिला आरक्षण बिल के साथ डीलिमिटेशन होगा। और क्योंकि पिछली बार ये नंबरों के उससे गिर गया था, मैंने पिछले 3 महीने बहुत क्लोजली पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी आज 354 के पास खड़ी हुई है और उनको 2/3 बहुमत के लिए 361 चाहिए, और ये सब कुछ तय हो चुका है। और अब आप देखिएगा वो तमाम पार्टियां जो इंडी गठबंधन के साथ थी, कल तक विरोध कर रही थी, जिसमें संजय राउत को ले लीजिए, एनसीपी के जो शरद पवार को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सबका समर्थन आ जाएगा। डीएमके ने 50% पर समर्थन दे दिया है। इसलिए अगर कोई ये गलत फहमी में है, और कांग्रेस की यही प्रॉब्लम है कि वो ये समझ नहीं पा रहा ग्राउंड पे क्या तैयारी हो गई है, वो विरोध करेगा मकर द्वार पे। तो आपको मैं ये बता दूं कि महिला आरक्षण बिल और साथ में जो डीलिमिटेशन है, जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव है, और एक और बात समझने की है, जैसे ही डीलिमिटेशन का बिल आ जाएगा, आप देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। लेकिन अदिति, क्या ये भी स्ट्रैटेजी है, जैसे अभी आपने जिक्र किया 370 को लेकर, क्या ये भी स्ट्रैटेजी वैसी है? क्योंकि बार बार फोकस और बात हो रही है 7 बिल को लेकर, हो रही, 2 बिल पुराने, 3 पहली बार इसमें लेकर आ रहे हैं, पूरी तरह से इसी के इर्द गिर्द बात हो रही है, लेकिन परिसीमन बिल को लेकर भी सवाल लगातार बना हुआ है। तो क्या वाकई में ये अभी सामने नहीं है, और लेकर, जैसा कि आप कह रही हैं कि लेकर आने की पूरी तैयारी है, तो एंड मोमेंट पर ही ये सामने आएगा? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। देखिए भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पे जो चाणक्य हैं, बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो कोई भी काम बिना वजह नहीं करते। इतना बड़ा मैंडेट है, बड़े फैसले होंगे, और खास तौर पे आप देखिए जो एक और बिल था, 130वां संशोधन बिल था शायद वो, जिसमें ये था कि जेल से बैठ के नेता काम नहीं करेंगे, अगर 30 दिन से ज्यादा उनकी सजा है तो उनको पद इस्तीफा देना होगा। अभी उसमें देरी है, लेकिन आप देखेंगे किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, एक दिन इंट्रोड्यूस कर देंगे कि आज ये बिल अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे, और ये होके रहेगा। क्योंकि इस बार आप देखिए राज्यसभा हो या लोकसभा हो, या तो कुछ लोग नहीं होंगे, क्योंकि राज्यसभा में भी 6 सीटें कम है, 6 वोट, और लोकसभा तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, और 2-3 एब्सेंट होते हैं या वॉकआउट कर जाते हैं। सारी गणित सही है, और मैं आपको यहाँ पर ये समर्थन या विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं आपको गणित बता रही हूँ। समर्थन विरोध बीजेपी, कांग्रेस या एनडी गठबंधन करे, लेकिन जो होने जा रहा है उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और उसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। आप चिल्लाते रहेंगे, पेपर लीक, तमाम चीजें, और यहाँ पे महिला आरक्षण बिल भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसका संदेश भी चला जाएगा, और साथ में आप देखेंगे कि डीलिमिटेशन, और डीलिमिटेशन से क्या होगा ये मुझे विपक्ष को समझाने की जरूरत नहीं है, विपक्ष बेहतर तरीके से जानता है। ठीक है, उनका रिएक्शन लें। गजेंद्र सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके सर बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि इस पर आप कुछ बोलना चाह रहे थे। एक्चुअली मुझे जो आदित्य जो बात कर रही थी ना, तो उससे लगा कि भले ही हम लोग 370 की तैयारियों की बात कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जिस तरह की स्ट्रेटेजी बीजेपी के लोग बनाते हैं, और उसके अनुपात में अगर हम लोग कांग्रेस को देखें, तो ऐसा लगता है कि मात्र विरोध करने के अलावा उनके पास में सिटिंग अरेंजमेंट, मुद्दों को लेकर संजीदगी, जमीनी हकीकत, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं वो बड़े दूर रहते हैं। और इवन क्या सिर्फ एफसीआरए का विरोध करना ही उनका एजेंडा है क्या? क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन का पिछले एफसीआरए में उनका एफसीआरए कैंसिल हो गया था, तो आदित्य ने बड़ी स्ट्रांगली बोला कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है जो राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से या दूसरे जो कांग्रेस के एनजीओ हैं उनके नाम से हैं जी, तो क्या उनका एजेंडा सिर्फ अपने लोगों को बचाना है, या वास्तव में उस पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना है? ठीक है सर, सवाल भी आया है। स्वर्णिम जी, हाँ जी, देखिए जो आप बात कर रहे हैं एफसीआरए तो थिंक टैंक को मिलती है जो भी देश भर के हैं, लेकिन इसके अलावा जो विकसित ये जो बिल लाए हैं
जिसमें फूड गारंटी एक्ट भी है, इसके अलावा जो है ये इनका विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम, जिसके तहत सारे एक अपेक्स बॉडी बना करके सारी यूजीसी को खत्म कर देना, एआईसीटीई को खत्म कर देना, एनसीटीई को खत्म कर देना और एक संस्था पर कब्जा कर करके इसी तरह से जैसे एनटीए में हुआ था, अभी हमने देखा परीक्षाओं में कि भविष्य खराब करने वाला कार्य छात्रों का वही दोबारा होगा। इसका विरोध करना क्या गलत है? क्या महंगाई का मुद्दा उठाना गलत है? क्या इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग हो रही है उसका मुद्दा उठाना गलत है? क्या एससी एसटी ओबीसी पर जो प्रहार हो रहा है वो मुद्दा उठाना गलत है? उठाएंगे बिल्कुल हम, क्योंकि हमारा काम है। और सीधी सी बात है, हम कोई किसी धोखे में नहीं है। यही चाणक्य थे चलते चुनाव में बंगाल के, इन्होंने अचानक संसद का सत्र बुलाया और बुला करके भी पहले मुंह की खाई थी। अब देखना यह है किस किस की अंतरात्मा बदल गई। जिसने उस वक्त विरोध में वोट दिया था वो आज कितने हो गए। लेकिन हमारी गणित आज भी ये कहती है कि हाँ 360 की जगह अब 330 की ही आवश्यकता होगी। परिसीमन को लेकर भी तैयारी है क्या? परिसीमन, हाँ इस पर मैं आ रहा हूं क्योंकि परिसीमन ही बिल आ रहा है। महिला आरक्षण बिल तो पहले पारित होकर के महिला आरक्षण तो लागू हो गया। ये तो सरकार ने किया था ना सर्वसम्मति से, हमारी भी समर्थन था। हाँ पिछली बार जब सत्र बुलाया उसके 3 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन 3 साल बाद इस सरकार ने जारी किया था महिला आरक्षण का। सबको पता है वो बिल और वो कानून आज भी लागू है। अब केवल परिसीमन की बात है, तो मनमाना परिसीमन ये करना चाहते हैं। पिछली बार रह गए, इस बार फिर प्रयासरत है क्योंकि चुनाव जीतना, चुनाव में सत्ता पर काबिज रहना, यही ध्येय रह गया। न जनता से मतलब, न महंगाई से मतलब, न फॉरेन पॉलिसी से मतलब। लोगों के दुख कठिनाई से इस सरकार को कोई मतलब नहीं। इसका हम विरोध करेंगे और बिल्कुल विरोध करेंगे और हमारा मत है कि हम जीतेंगे। ठीक है, ठीक है। श्वेता जी, इन्होंने 2 बात की है, महंगाई के मुद्दे पे और एक एनटीए के एग्जाम पे। महंगाई के मुद्दे पे श्वेता जी आपको पता होगा, सुनो मैंने चुप रहा है ना, आप भी चुप रहो। हाँ चुप रहो, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। महंगाई के मुद्दे पे जयपुर के अंदर रैली की थी इन्होंने। राहुल गांधी जी आए थे, महंगाई के मुद्दे पे कुछ नहीं बोला और हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा के बात करके गए हैं। ये है इनका महंगाई, ये है इनका महंगाई। इनके शासन काल के अंदर 1241 रुपए में सिलेंडर हुआ करता था। हजारों करोड़, 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का घोटाला करते थे। 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का घोटाला करते थे। और जहां आप एनटीए के एग्जाम की, नीट के एग्जाम की बात कर रहे हो, उसके 3 दिन पहले कोटा के अंदर आके छात्रों को गुमराह कर रहे हो। उनके एग्जाम पेपर खराब हो गए, उनके बेंगलोर के अंदर रोड शो कर रहे हो। 4 बच्चों को एग्जाम देने से वंचित किया आपने। नीट की एग्जाम कर रहे थे, उन्हीं के पास पकड़ा गया। अगर ये छात्रों के इतने होते, छात्रों के इतने होते तो एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों से पेपर करवाते, आरएसएस के लोग पेपर नहीं कराते। एग्जाम देने से वंचित रह गए थे राहुल गांधी की वजह से। तो आप न तो देश के प्रति वफादार हो, न बच्चों के प्रति वफादार हो, न महंगाई के लिए। महंगाई के लिए आपने क्यों नहीं किया? यहाँ पे हिंदू और हिंदुत्व की भाषा क्यों बोल के गए थे? और फिर जब आपका शासन था तब 10% से ऊपर महंगाई हुआ करती थी, आज 4-4.5% की महंगाई दर है। अरे भाई आप देखिए, आपके टाइम पे 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का घोटाला करते थे। चलिए ठीक है, हम आज की बात करते हैं सर, क्योंकि आज जो होगा 20 तारीख को वो भविष्य तय करेगा, वो भविष्य तय करेगा। सुनीता, अदिति आप कुछ कहना चाह रही थी जी। स्वर्णिम जी, देखिए क्या है कि एक बात समझिए, और मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बतौर पत्रकार ये आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अच्छा लगेगा, आधे घंटे की डिबेट है, 1 घंटे की डिबेट है, आप ये बताएंगे कि हम विरोध करेंगे, महंगाई पर करेंगे। देखो क्या होता है, आप भी अपने बच्चे को ये कहते होंगे कि ज्योग्राफी का पेपर है, ज्योग्राफी की तैयारी करके जाओ, मैथ्स का पेपर है, मैथ्स की तैयारी करके जाओ, कहते हैं ना। या पूरे साल भर तैयारी करोगे तब फाइनल्स में अच्छा होगे। आपने तैयारी क्या करी? आप फिर महंगाई पे करोगे। आपको पता था, इस दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है कि अमित शाह क्या तैयारी कर रहे थे। जैसे ही टीएमसी बंगाल में चुनाव हारे, टीएमसी के जब लोग टूटने लगे, या आपके खुद के असम में जैसे लोग टूट रहे थे, केसी वेणुगोपाल टाइम नहीं दे रहे थे, आपने किया क्या? आप कहोगे मैं ऐसे लाचार विपक्ष की तरह क्यों बिहेव करते हैं? आपने क्या, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। आपने क्या, विपक्ष ने, इंडी गठबंधन ने घर घर जाके बैठक करी, चिंता अपने सांसदों से बात करी, इंडी गठबंधन के सांसदों ने कहा कोई नहीं जाएगा। अंतरात्मा की आवाज आप लोग भी सुनिए अपनी, कि मेहनत कब करेंगे। ठीक है, आप तो पंजाब नहीं सुलझा पा रहे हैं, बिल्कुल आप राजस्थान नहीं सुलझा पा रहे हैं। एक बार समझ लेते हैं। एक लाइन का सवाल, कांग्रेस की तैयारी क्या? कांग्रेस की तैयारी क्या? नहीं, अदिति के तो सवाल है, उस सवाल के जवाब भी ले ले क्योंकि वक्त नहीं है। अब मुझे एक बार रिएक्शन भी लेना चाहिए। हमारे संगठन का, हमारी पार्टी का काम वो तो हम सुलझाएंगे ही, हम देश की समस्याएं भी सुलझाएंगे। और जो गणित है वो हमारी भी लगी हुई है। कोई अमित शाह जी ने जो गणित लगाई थी ना, जब सत्र बुलाया था पिछली बार, तब क्या हुआ था उस गणित का
इतने बड़े ऐसा कहें कि वो एक ही चाणक्य है और चाणक्य भी शर्मिंदा हो जाए, इस तरह से बिल लाएं तो बता दें। आज क्यों नहीं ला रहे बिल? अगर मसौदा है तो पेश कर देना, लेकिन लाएंगे, हमें पता है कि वो बिल आएगा, लेकिन हमारी भी तैयारी है। सुनिए, दोहरा नहीं रहा हूं, और उस पे हमारी भी तैयारी है, लेकिन वो तैयारी संसद में दिखाएंगे। मानसून सत्र शुरू होगा, पैसा लेकर सुरेश जी एक सेकंड, हो सकता है होगी उनकी तैयारी पर्दे के पीछे, वो 20 तारीख के बाद जब सत्र शुरू होगा पता चल जाएगा। गजेंद्र जी, क्योंकि सर वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगी। अदिति एक सेकंड, अदिति, गजेंद्र जी, परिसीमन क्या वाकई में लोकतंत्र को मजबूत करेगा या क्षेत्रीय विवाद को बढ़ाएगा, क्षेत्रीय विवाद को जन्म देगा, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं? विशेषज्ञ होने के नाते मैं इस पर एक कमेंट जरूर आपसे चाहूंगी। श्वेता जी, मेरा ये मानना है कि जब हम लोग बार बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक की बात करते हैं ना, कहीं ना कहीं उस संख्या के अनुपात में क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए क्या? मेरा तो सवाल भले ही कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों लोगों से हो, कि क्या वो लोग नहीं चाहते कि उन सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन वो लोग कर पाए जिनकी वास्तव में जरूरत है। तो आज जहाँ हम लोग 545 के आसपास सांसदों की बात कर रहे हैं, अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो क्या संसद में उस हेल्दी डिस्कशन की नींव नहीं पड़ेगी? हर एक व्यक्ति की आवाज, जैसे अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो क्या राजस्थान का जियोग्राफी जो है वो सिर्फ 25 सांसदों जितना ही है क्या? अगर उसको 40 सांसद मिलेंगे तो शायद मेरे गांव की, मेरे शहर की, मेरी सड़कों की, मेरी हेल्थ को लेके, मेरी एजुकेशन को लेके शायद कहीं ना कहीं वो सांसद जो है अपनी बात रख पाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। इसलिए सवाल देखिए, एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जनप्रतिनिधि क्यों ना बढ़े? उनके ऑन एन एवरेज बात करते, क्योंकि फाइनल कमेंट जी, फाइनल कमेंट, जनसंख्या के आधार पर ये नहीं बढ़ रहा है, ये सिर्फ हर राज्य में अपने इच्छा से 50% दे रहे हैं, अमेंडमेंट उसमें करके बढ़ा रहे हैं। अरे जनसंख्या के आधार पर 50% किस हिसाब से दे रहे हो? ये बताइए, क्या 50% जनसंख्या बढ़ी है? जनसंख्या कितनी बढ़ी है? क्यों तकलीफ हो रही है? हर राज्य के अंदर 50% बढ़ाया जा रहा है, हर राज्य के अंदर 50% बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं को अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है? अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है? बताओ, अगर मान लो ये परिसीमन के आधार पर तो होना ही है, कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे नहीं आएंगे, ये बता दीजिए यहाँ पे, कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे नहीं आएंगे? संविधान बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए ठीक है, आप दोनों की अपनी तैयारी है, वक्त खत्म हो रहा है। अदिति, एक फाइनल कमेंट चाहेंगे। मानसून सत्र हालांकि अभी शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरह से हम बिल की बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है ये मानसून सत्र किस तरह से याद रखा जाएगा? हालांकि शुरुआत मंडे से जरूर, सोमवार से जरूर होने जा रही है, लेकिन अभी की चर्चा, मुद्दों, तैयारियों के मद्देनजर अगर बात की जाए तो देखिए, ये मॉनसून सत्र इतिहास के पन्नों में याद रहेगा। अभी हमारे बीजेपी के साथी ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण हो रहा है, अपने अंतरात्मा से वो पूछेंगे तो उनको भी पता है कि महिला आरक्षण तो है, लेकिन असल वजह क्या है? दूसरी बात है कि ये जो हम डीलिमिटेशन की बात करते हैं ना, डीलिमिटेशन को आप कोई राजनीतिक हथियार नहीं मान सकते, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, होने की जरूरत है। जनसंख्या की बात करते हैं, लेकिन सवाल यहां पर है 2011 का क्यों तैयारी करते? 2026 में 27 में कितना फर्क आ गया होगा जनसंख्या का? क्योंकि बीजेपी को पता है अगर हम अभी जनसंख्या कराएंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी का भी आरक्षण और तमाम मुद्दे उठेंगे, जो कि बीजेपी नहीं चाहती। इसलिए बहुत कुछ बोल्ड हो रहा है। प्रॉब्लम घूम फिर के ये है कि अगर सशक्त विपक्ष होगा तो सवाल उठेंगे। विपक्ष सशक्त नहीं है, तैयार नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक प्रोसेस है। मैं एक छोटा सा उदाहरण से खत्म करूंगी। शीला दीक्षित जी 3 बार मुख्यमंत्री इसलिए रही या कांग्रेस राज इसलिए करती रही दिल्ली में क्योंकि उन्होंने भी नई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी ऐड कर दी थी, जिससे वो जीतती रहे। तो इसका दो धारी तलवार है, इसकी जरूरत भी है और इसका पॉलिटिकल माइलेज भी लिया जाता है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है मानसून सत्र। मिशन 2 तिहाई लेकर तो सरकार चल रही है, 7 अहम बिल है, लेकिन सबसे अहम जो चर्चा में रहेगा वो परिसीमन बिल। हालांकि इसे शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि क्या जो अधूरे काम रह गए थे वो इस मानसून सत्र में पूरा होता है। क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि इतिहास रचेगा ये मानसून सत्र, वैसी तस्वीर देखने को मिलती है? क्या यहां पर सिर्फ विपक्ष विरोध ही करेगा या कुछ अलग तस्वीर भी देखने को इस बार मानसून सत्र में
मिलती है और क्या वाकई में यह रिफॉर्म का एजेंडे के तौर पर याद रखा जाएगा या परिसीमन की राजनीति के तौर पर इस मॉनसून सत्र को याद रखा जाएगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सत्र के शुरू होने के साथ ही मिलेगा और उम्मीद यही करते हैं कि ये पूरी तरह से सकारात्मक हो। और क्योंकि अगर 4 या 5 दशक पहले से भी जो कानून बने हुए उस पर अमेंडमेंट होता है तो क्यों ना हो, बदलाव की जरूरत तो हर जगह होती है, तो फिर इसमें क्यों ना हो। तो देखना होगा क्या तस्वीर बदलती हुई इस मॉनसून सत्र में नजर आएगी। चलिए बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।